बच्चों, हम लोग यहाँ पे आज कौन से विषय की पढ़ाई करने वाले हैं? इतिहास और नागरिक शास्त्र की पढ़ाई हम लोग यहाँ पे आज करने वाले हैं। कक्षा 7वीं में इतिहास और नागरिक शास्त्र की यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे आप लोग देखो, अलग अलग किले यहाँ पे बताए गए हैं, है ना। उसके बाद में शिवाजी महाराज का चित्र यहाँ पे दिया गया है और उसको उसी के पीछे के पेज के ऊपर अपने अधिकार यहाँ पे बताए गए हैं। ये ब्रैकेट में जो है वो अधिकार है ना। उसके बाद में यहाँ पे सफाई भी बताई गई है। तो ये नागरिक शास्त्र का है। पहला पेज कौन सा है? इतिहास का, और पीछे का पेज जो है वो नागरिक शास्त्र का पेज है। ठीक है, तो अभी हम लोग आज कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं? इतिहास का पहला पाठ पढ़ने वाले हैं और उस पाठ का नाम है इतिहास के साधन, है ना। तो इतिहास के साधन यह पाठ हमें पढ़ना है। तो पेज नंबर 1 निकालेंगे। पेज नंबर 1 पे हम अभी आप लोगों को ये पाठ समझाएंगे। आप अच्छे से उसको समझेंगे और जो नहीं समझता है उसके लिए आपको पाठ को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इतिहास मतलब क्या होता है? भूतकाल में घटित घटनाओं की कालक्रम के अनुसार प्रामाणिक और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर दी गई जानकारी को इतिहास कहते हैं। मतलब जो बीत चुका होता है उसी को हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, इतिहास की दृष्टि से समाज, व्यक्ति और स्थान और काल, ये 4 घटक अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कौन कौन से घटक? इतिहास की दृष्टि से अगर इतिहास हमें बताना है किसी का, तो हमको कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी रहती है? व्यक्ति, मतलब व्यक्ति का हम इतिहास बताएंगे। जैसे शिवाजी महाराज व्यक्ति थे ना, इसलिए। समाज मतलब जाति, है ना। उसके बाद में स्थान, वो कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, है ना। उसके बाद में काल, कौन से काल मतलब अभी कौन सा चल रहा है? 2021। तो वो कौन से साल का इतिहास हम बता रहे हैं, इसलिए काल। ये चारों घटक इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम कौन से इतिहास की साधनों का अध्ययन करने वाले हैं? यहाँ पे आप लोगों को बताया होगा। ये देखो, आज हम लोग करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के साधनों का अध्ययन। हम ये पाठ में कौन से इतिहास का अभ्यास करने वाले हैं? मध्यकालीन इतिहास के अभ्यास करने वाले हैं। ठीक है, तो भूतकाल में घटित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार प्रामाणिक और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर दी गई जानकारी को इतिहास कहते हैं। इसको ब्रैकेट में डालो और इसको बार बार आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद में हम यहाँ पे ये पाठ में कौन सी चीज़ का किसकी पढ़ाई करने वाले हैं? तो हम यहाँ पे करने वाले हैं इतिहास के साधन। ये क्या है? साधन। तो यहाँ पे ये पाठ में कौन कौन से साधन बताए गए हैं? भौतिक साधन, उसके बाद में लिखित साधन और मौखिक साधन। तो भौतिक साधन मतलब क्या होता है? भौतिक साधन मतलब होता है वस्तु, भवन, है ना। और जैसे किले हो गए, तो ये क्या हो गया? भौतिक साधन हो गए। जैसे किले हो गए, राजवाड़े हो गए बड़े बड़े, जहाँ पे राजाओं का इतिहास बताते समय वो जो किले हैं उसका इतिहास अगर बताना है तो वो क्या हो गए? अपने भौतिक साधन हो गए। उसके बाद में लिखित साधन, तो राजाओं ने कैसे लिखा, क्या लिखा, क्या लिख के रखा है, वहाँ के व्यंजन क्या थे, वहाँ पे कैसी वेशभूषा उन लोग पहनते थे, वो तो सब लिख के रखा है ना। तो वो क्या हो गए? लिखित साधन। और वहाँ के त्यौहार कैसे थे, वो सब उन्होंने लिख के रखा है, तो वो क्या हो गए? लिखित साधन। उसके बाद में मौखिक साधन। मौखिक साधन मतलब जो मुंह से बोले जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको अपने से दूसरों को देते हैं, है ना। हमारे दादाजी ने, दादी जी ने जो मुख से हमारे पापा को सिखाया, वही हमारे पापा ने हमको सिखाया। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो अपन भजन कीर्तन ये जो बोलते हैं ना, तो ये क्या हो गया? मौखिक साधन हो गए। तो उसमें क्या आते हैं? कहानियाँ आती है जो दादाजी ने उनके पापा को सिखाई थी, तो पापा जी ने बच्चों को सिखाई, बच्चे किसको सिखाएंगे? अपने बच्चों को। तो ये धीरे 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 मुख से बताने वाले, ये लिख के रखते क्या अपन? नहीं। तो ये लिख के नहीं रखेंगे, पर
मौखिक साधन है, ये मुख से बताने वाले साधन है। तो इसमें क्या क्या आएगा? गीत आएंगे, उसके बाद में कहानी आएगी, और जो चक्की के ऊपर, जैसे पहले पुराने ज़माने में चक्कियाँ थी, जाते के ऊपर आटा पीसते थे, है ना, तो उसके ऊपर पीसते पीसते त्रास नहीं आना चाहिए, कंटाड़ा नहीं आना चाहिए, इसलिए क्या बोलते थे? ओवी बोले जाती थी। क्या बोली जाती थी? तो वो ओवी, जो गीत जो बोले जाते थे, वो भी इतिहास हो गया है अभी, है ना। अभी वैसे गीत दिखते हैं कि आप लोगों को कोई बोलते हुए? नहीं दिखते। तो अभी वो जो पुराने गीत है वो क्या हो गए? इतिहास हो गए। वो जो चक्की, ये क्या हो गई? इतिहास हो गया, है ना। तो उसकी पढ़ाई अपने को इस पाठ में करना है, ठीक है। तो अभी अपन पाठ पढ़ेंगे बच्चों। समझा आप लोगों को? भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन, है ना। तो मौखिक साधन, लिखित साधन और भौतिक साधन का डिटेल्स में अब पढ़ाई अपन यहाँ पे अभी पाठ में करेंगे, ठीक है। तो आप लोग आज ये पूरा पाठ पढ़ लेंगे और उसके बाद में हम लोग इसको शुरू करते हैं। पिछले वर्ष हमने भारत के प्राचीन कालखंड का अध्ययन किया था। इस वर्ष हम मध्यकालीन कालखंड का अध्ययन करेंगे। पिछले साल हमने कौन से भारत के प्राचीन कालखंड का अध्ययन किया था? प्राचीन, है ना। और इस बार कौन से? मध्यकालीन कालखंड का अध्ययन करने वाले हैं हम लोग। कौन से कालखंड का अध्ययन करने वाले, अभ्यास करने वाले हैं? मध्यकालीन। भारतीय इतिहास में मध्यकाल मोटे तौर पर ईस्वी सन 9वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है। इस पाठ में हम मध्यकालीन इतिहास के साधनों का अध्ययन करेंगे। हम बार बार बता रहे हैं कि यह पाठ में हम इस साल हम मध्यकालीन इतिहास का अभ्यास करने वाले हैं। भूतकाल में घटित घटनाओं के कालक्रम के अनुसार प्रामाणिक और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर दी गई जानकारी को इतिहास कहते हैं, है ना। उसके बाद में इतिहास की दृष्टि से व्यक्ति, समाज, स्थान और काल, ये 4 घटक अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इतिहास को विश्वसनीय प्रमाणों पर आधारित होना आवश्यक है। इन प्रमाणों को ही इतिहास के साधन कहते हैं। हमने अभी आप लोगों को बताया कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास किसे कहते हैं? भूतकाल में घटित घटनाओं के कालक्रम के अनुसार प्रामाणिक और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर दी गई जानकारी को इतिहास कहते हैं। मतलब जो बीत चुका है उसके ऊपर विचार विमर्श करके ये बच्चों को, आगे के बच्चों को इसकी जानकारी महत्वपूर्ण रहेगी और उसका अभ्यास करना इनको बहुत ज़रूरी है। इसलिए पुराने जो बीत चुका है उसको वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अच्छे से उसकी जानकारी बच्चों के सामने रखने को ही इतिहास कहते हैं। अब इतिहास बताने के लिए कौन कौन से चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन से घटक की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे बताया है व्यक्ति, समाज, स्थान और काल, ये 4 घटक अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति मतलब अगर अपने को इतिहास बताना है तो उसका नाम, है ना, वो कहाँ कार्य करते थे वो, तो इसलिए व्यक्ति ज़रूरी है। समाज मतलब वो कौन से समाज में रहते थे, वहाँ पे समाज में कैसे किया होता है, समाज में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते थे, इसलिए समाज ज़रूरी है। उसके बाद में स्थान, वो कहाँ पे रहते थे, कैसे रहते थे, वहाँ पे घर कैसे बनाए जाते थे, है ना, उनका रहन सहन कैसा था, इसलिए स्थान बहुत ज़रूरी है। और काल मतलब ईस्वी सन, तो ईस्वी सन मतलब काल, तो वो कौन से काल का इतिहास हम बता रहे हैं, इसलिए काल भी ज़रूरी है। तो ये चारों घटक इतिहास की दृष्टि से इतिहास बताने के लिए बहुत ज़रूरी माने जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इतिहास के साधन कहते हैं। हम इन साधनों का वर्गीकरण भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन में करेंगे। हम ये तीनों साधनों का जो वर्गीकरण है, मतलब अलग अलग, भौतिक साधन अलग है, लिखित साधन अलग है और मौखिक साधन अलग है, उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे तथा इतिहास के इन साधनों का मूल्यांकन करेंगे मतलब उसको अलग अलग करेंगे। भौतिक कौन सा है, मौखिक कौन सा है और लिखित कौन सा है, ये तीनों साधन अलग अलग करेंगे, ठीक है।
जिस ऐतिहासिक घटना का अध्ययन करना है उससे संबंधित अनेक घटकों का विचार करना पड़ता है। इसके लिए ऐतिहासिक साधनों का आधार लेना पड़ता है। इन साधनों की जांच पड़ताल करना आवश्यक होता है। उनकी प्रामाणिकता और सत्यता की पड़ताल करनी पड़ती है। इन साधनों का उपयोग अत्यंत सूझबूझ और विश्लेषणात्मक पद्धति द्वारा करना आवश्यक होता है। अपने को कोई भी जो ऐतिहासिक घटना है उसका अगर अध्ययन करना है और आगे की पीढ़ी को उसका इतिहास अगर बताना है तो उसकी जांच पड़ताल बहुत ज़रूरी है। जांच पड़ताल बहुत ज़रूरी है। वह सच है कि झूठ है ना, वो भी हमको पता रहना चाहिए। उसकी भी जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी होता है। अत्यंत सूझबूझ से विश्लेषण पद्धति द्वारा करना आवश्यक होता है। उसको अच्छे से सही है गलत है वो सब होने के बाद में ही हम ऐतिहासिक घटना को आगे की पीढ़ी को बता सकते हैं। ठीक है, उसकी जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे देखो बताए गए हैं भौतिक साधन। भौतिक साधन में क्या क्या बताया है यहाँ पे? किले है, ये भौतिक साधन है। स्मारक है, भौतिक साधन है। भवन है, भौतिक साधन है। गुफाएं है, भौतिक साधन है। शिलालेख है, ये भी भौतिक साधन है। सिक्के हैं, ये भी भौतिक साधन है। ताम्रपट है, ये भी भौतिक साधन है। तो पुराने ज़माने में ये जो बताए गए हैं ये पूरे भौतिक है ना। तो इसमें भवन आते हैं, ये भौतिक है। सिक्के आते हैं, ये भी भौतिक साधन है। उसके बाद में उपरोक्त वस्तुओं और भवनों अथवा उनके अवशेषों को इतिहास के भौतिक साधन कहते हैं। ये जो बताए गए हैं ये पूरे भौतिक साधन है ना। भौतिक साधनों में किलों अथवा गढ़ों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मैंने आपको पहले ही बताया था भौतिक साधन में क्या क्या आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्मारक आएंगे, किले और गढ़, इनको ज़्यादा महत्व इतिहास में भौतिक साधन को बताया गया है। किलों अथवा गढ़ों को महत्वपूर्ण किलों अथवा गढ़ों के कुछ महत्वपूर्ण भेद है, जैसे गिरी दुर्ग, वन दुर्ग, जल दुर्ग और जमीनी किला। इसी तरह स्मारकों में समाधि, मकबरा, उकेरे हुए छोटे शिलालेख, वीरगल तथा भवनों में राजवाड़ा, मंत्री निवास, रहनिवास, सामान्य लोगों के मकान आदि का समावेश होता है। तो भवनों में किलों में कौन कौन से किसका समावेश होता है? जैसे राजा महाराजाओं ने जो बनाए हुए किले हैं, जो जीते हुए किले हैं उन्होंने, है ना, तो उनका समावेश किलों में होता है। जैसे अपने को कौन कौन से मालूम है, यहाँ पे कौन कौन से बताए हैं? गिरी दुर्ग, वन दुर्ग, जल दुर्ग, है ना। तो ये किले यहाँ पे बताए हैं। उसके बावजूद हमको कौन कौन से किले मालूम है? सिंधु दुर्ग, जल दुर्ग और गढ़, पन्हाड़गढ़ इत्यादि गढ़ हमारे महाराष्ट्र में जो है वो हमें मालूम है। वो भी क्या है? भौतिक साधन है ना। उसके बाद में स्मारक में जो आते हैं वो क्या है? समाधि, है ना। समाधि, जहाँ अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं औरंगाबाद तो वहाँ पे औरंगजेब की समाधि है ना। मकबरा, उकेरे हुए छोटे शिलालेख, वीरगल तथा भवनों में राजवाड़ा, मंत्री निवास, रहनिवास, सामान्य लोगों के मकान आदि का समावेश होता है।